आज हम हिंदी व्याकरण के उन प्रश्नों की श्रृंखला ला रहे हैं जो मुख्य रूप से आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें ग्रामर के हिंदी जो व्याकरण है उसके ज़्यादा प्रश्न हैं। तो पहले हमने 20 प्रश्न बनाए हैं, तो इनके उत्तर सहित हम इनकी व्याख्या करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। विशेषकर जो हमारा उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या आसपास के जो हिंदी भाषी राज्य है उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली हिंदी है। तो इसके संबंध में हमने ये श्रृंखला बनाई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ईख का तत्सम शब्द है। ईख अपने आप में एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्थात ईख का वह शब्द जो विशुद्ध रूप से संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। तो ईख का जो तत्सम ईख का जो तत्सम शब्द है वह है इक्षु। ईख का तत्सम शब्द इक्षु है, यानी कि संस्कृत भाषा में इसे इक्षु कहा जाता है। वैसे भी गन्ना भी तत्सम शब्द ही है और ऊख तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो इसका बी सही आंसर है। उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिज्ञासा का पर्यायवाची नहीं है। जिज्ञासा शब्द का पर्यायवाची, जिज्ञासा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है किसी को जानने की इच्छा, किसी चीज के विषय में जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो उत्कंठा इसका एक पर्यायवाची शब्द होता है। उत्सुकता भी हमारे इच्छा ही है। कौतूहल भी, हमारे मन में कौतूहल मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा है। उत्सुकता भी, उत्कंठा भी, ये तीन तो होंगे। तो इसमें से जो नहीं होगा अर्थात इसका सही विकल्प है वृत्तिका। वृत्तिका का मतलब साधारण रूप से जीवन यापन करने के लिए जो हम तौर तरीके अपनाते हैं उसे हम वृत्तिका बोलते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा नहीं है जिज्ञासा का पर्यायवाची, वो वृत्तिका नहीं, बाकी से इस तीन इसके पर्यायवाची होंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम बताइए। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब है किसी के किए गए उपकार को मानना। किसी के किए गए उपकार को मानना। तो इसका विलोम, विलोम का मतलब है कि इसका विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका विपरीत शब्द इसमें आपका कृतघ्न होगा। इसका विपरीत शब्द कृतघ्न, ये सही होगा क्योंकि कृतार्थ का मतलब तो ये होता है कि हम किसी को उपकार मान रहे हैं। निंदक का मतलब होता है हम किसी का निंदा कर रहे हैं या किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं और किसी की आलोचना कर रहे हैं, वो है। प्रति उपकार का मतलब भी होता है किए गए उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार। किसी ने उपकार किया है तो उसके बदले में उपकार करना। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के उपकार को ना मानना और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानना। तो इसका सही आंसर होगा कृतज्ञ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है। अक्षर शब्द का अर्थ, अक्षर शब्द का अर्थ नहीं है। अक्षर का मतलब जो नष्ट न हो। अक्षर का मतलब है जो नष्ट न हो, जिसका क्षर न हो। तो वर्ण को तो अक्षर बोलते ही है, ये तो अक्षर है ही। आत्मा भी अजर अमर है, यानी कि उसको भी, वो भी खत्म नहीं होती है, तो ये भी इसका अर्थ है। स्थिर मतलब जो अपने आप में स्थिर है, उसको भी हम बोलते हैं कि अक्षर जो। तो इसका सही आंसर होगा अक्षत। अक्षत का मतलब ये जो अक्षर है इसका अर्थ नहीं होगा, बाकी ये तीन इसके अर्थ होंगे। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है।
मतलब रास्ते का खाना। कोई पथिक है तो वो रास्ते में जो खाना खाने के लिए घर से खाद्य सामग्री लेकर के चलता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वप्नाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो इसका खाद्य सामग्री एक शब्द होता है इसके लिए, पाथेय, यानी कि पथ के लिए जो आपका भोजन है उसी को हम पाथेय बोलेंगे। तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन शब्द होगा। वर्षा शब्द का बहुवचन इनमें से क्या होगा? तो वर्षा शब्द का बहुवचन ए वर्षाएं, बी वर्षाओं, सी वर्षा और डी वर्षागण। इसमें बात यह है कि जो वर्षा शब्द है वो अपने आप में ही बहुवचन शब्द होता है। वर्षा शब्द स्वयं में ही बहुवचन होता है, तो इसका सही आंसर वर्षा ही होगा, क्योंकि वर्षा अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। अगला क्वेश्चन है 7वां, शायद कमरे में कोई छिपा है, रेखांकित पद में उचित सर्वनाम होगा। यानी कि इस शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? तो सर्वनाम क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयोग किया गया है, कोई है। कोई का मतलब हम सीधे सीधे अर्थ क्या बनाते हैं कि कोई, हम किसी व्यक्ति को कोई आया है बोलेंगे तो इसका मतलब राम श्याम कोई भी हो सकता है। तो कोई का मतलब है अनिश्चितता है। अगर निश्चितता होती तो संज्ञा का ही प्रयोग करते कि राम आया है। अनिश्चितता है इसीलिए क्या कहा? कोई। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, यानी कि इसका आंसर सी सही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हमें सर्वनाम संज्ञा के बदले तो प्रयोग कर रहे हैं बट वहां पर हमें निश्चितता नहीं है कि क्या है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत प्रत्यय है? जब हम कृत प्रत्यय की बात करते हैं तो कृत प्रत्यय में हमें यह पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय बोलते किसे हैं। मूल रूप से जो भी हम प्रत्यय लगाते हैं वो किसी शब्द के पीछे लगता है। मूल शब्द धन प्रत्यय, ऐसे होता है। तो कृत प्रत्यय उसे बोलते हैं जो शब्द अपने आप में क्रिया शब्द हो। अगर शब्द क्रिया है फिर प्रत्यय लगा है तो उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। और क्रिया के अलावा संज्ञा, विशेषण, किसी के भी पीछे कोई प्रत्यय लगता है तो वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय का मतलब हमारे लिए अगर ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कृत प्रत्यय है, तो ऐसा शब्द प्रत्यय कृत नहीं होता है, बल्कि जिस शब्द के पीछे प्रत्यय लगता है उस शब्द की क्रिया बताती है कि वो प्रत्यय कृत होगा या नहीं होगा। कृत का मतलब जिसमें पहला शब्द क्रिया है। अगर हम भला शब्द की, भलाई शब्द में से ई हटा दें तो ये हो जाएगा भला। भला अपने आप में क्या है? एक विशेषता है। बचत, बच शब्द से बना है, तो अगर इसमें से हम तो हटा दें तो ये बच हो जाएगा। चतुराई, चतुराई, चतुराई में मूल शब्द क्या है? चतुर, आई लगा है इसके पीछे, तो चतुर भी क्या है? किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये शब्द भी विशेषण में से, विशेषण, ये भी विशेषण, उसका भाववाचक संज्ञा के रूप में भी हम कहीं प्रयोग कर सकते हैं। और मूलतः शब्द बना है मूल से। मूल एक अपने आप में मूल अगर हम कहेंगे तो मूल शब्द होगा विशेषण शब्द। तो इसका मतलब ये तीनों विशेषण से बने हैं। बच, यानी कि ये बच एक धातु शब्द है। इससे आप देख लीजिएगा, बचना, बचो, बचते, ये सब क्रिया शब्द बन जाएंगे। इसका मतलब इसमें से जो बच शब्द है वो क्रिया शब्द है।
तो कृत प्रत्यय इसी में होगा। तो जिस प्रत्यय शब्द में मूल शब्द क्रिया शब्द होता है उसे हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बचत। अगला क्वेश्चन है 9वां, निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निराधार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि निर और धन आधार को हम जोड़ें तो इसमें से रौ में से औ ले लिया, इसका आ ले लिया, तो ये आ बन गया, तो ये रौ के पीछे इसकी मात्रा लग जाएगी, निराधार हो जाएगा। पर ये गलत है। निह धन आधार, इसका सही आंसर है निह धन आधार, इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यह एक विसर्ग संधि है और जब भी विसर्ग से पहले यानी कि यहां पर अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तथा दूसरे पद का आरंभ किसी स्वर में हो, दूसरे पद का आरंभ स्वर में हो, और यहां पर क्योंकि ये शब्द है क्या, नौ और ई, यानी कि विसर्ग से पहले नौ नहीं है बल्कि कौन है, ई है। तो इसका नियम यह होता है कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए तो ये जो विसर्ग होता है ये बदल जाता है रौ में। तो होगा क्या, नी तो नी रहेगा, विसर्ग बदल गया रौ में, जो आ है अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु आ है तो वो रौ के साथ अटैच हो जाएगा आधार, तो ये बन जाएगा निराधार। तो निराधार शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो ये होगा, ये विसर्ग संधि का नियम है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, मक्खी चूस शब्द में समास बताइए। अगर हम मक्खी चूस को तोड़ेंगे, अगर हम मक्खी चूस को तोड़ें तो ये बन जाएगा मक्खी चूस से ये बनेगा मक्खी को चूसने वाला, अर्थात को आ गया, चूसने वाला द्वितीय पद प्रधान, पहला पद गौड़, बीच में को आया, को यानी कि कर्ता ने कर्म को, यह होना चाहिए कर्म तत्पुरुष, मूल रूप से होगा भी कर्म तत्पुरुष ही, परंतु जो बहुब्रीय समास बनते हैं वो इनमें से किसी से भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम अगर ऐसे लिखें 10 लिखें किसी चीज के आगे, ये लिख दिया हमने 10वीं, तो ये कोई समास पूछेगा तो सीधी सी बात है कि हम कहेंगे इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि ये आपके किसी संख्यावाचक से शुरू हुआ है तो इसमें द्विगु हो गया। लेकिन हम ये कहें दशानन, तो दशानन भी तो मूल रूप से द्विगु ही है, तो इसको क्या होना चाहिए था, द्विगु समास। लेकिन दशानन का अर्थ क्या लिया जाता है, रावण। अर्थात जब किसी चीज का अर्थ मूल अर्थ ना लेकर के, मूल अर्थ तो यही है, तत्पुरुष ही है मूल रूप से ये, लेकिन मक्खी चूस का मतलब मक्खी को चूसने वाला नहीं है, बल्कि कंजूस व्यक्ति को मक्खी चूस कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मूल अर्थ है उससे ज्यादा प्रचलित अर्थ ये है। जब किसी समास शब्द का अर्थ मूल अर्थ से ज्यादा प्रचलित हो जाता है तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो मक्खी चूस में बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां, किस शब्द में प्रत्यय है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो इनमें जो प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे होना चाहिए, हमसे पूछ रखा है कि प्रत्यय लगा है, तो हमें देखते ही बन रहा है कि इसमें आपका जो बेहाल शब्द है इसमें बे उपसर्ग है,
बहाल शब्द है, ब उपसर्ग है, ननिहाल शब्द है, न उपसर्ग है, तो इसका मतलब खुश, मूल शब्द खुश है, खुश है और उसके आगे लगा है हाल, तो इसका मतलब इसमें से प्रत्यय वाला शब्द खुशहाल शब्द होगा, क्योंकि प्रत्यय की परिभाषा क्या है, पीछे जुड़े शब्द, और उपसर्ग की परिभाषा क्या है, मूल शब्द के आगे लगे, तो मूल शब्द इसमें हाल नहीं है बल्कि खुश है, खुश के साथ हाल लगा है, ना कि हाल के साथ खुश लगा है, जबकि इनमें क्या है, बेहाल, हाल से पहले बे लगा है, यानी कि मूल शब्द हाल है, इसमें भी बहाल में भी मूल शब्द हाल है, और ननिहाल में भी निहाल शब्द मूल है, और या हाल शब्द मूल है, ननी उसके आगे लग रखा है, जबकि ये क्या है, खुशहाल शब्द में खुश मूल शब्द है, हाल उसके पीछे लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, प्रत्यय वाला शब्द हुआ, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन सा एक गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि, गुण संधि का नियम यह है कि इनमें से अगर हम महर्षि को लें तो ये संधि विच्छेद होगा इसका महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, और गुण संधि में यदि किसी संधि में पहले पद का अंत अ या आ में हो और दूसरे पद का आरंभ री में हो, तो जो आपका री होता है और ये होता है, ये दोनों मिल करके अर बन जाते हैं, ये स्वर और री मिल करके अर बन जाएंगे, क्योंकि ये स्वर संधि है। पावक में भी पोधन अक, ये आपका अयाधि संधि है, अभ्युदय में अभिधन उदय, ये आपका यण संधि है, मत धन ऐक्य, मतैक्य, ये आपका वृद्धि संधि है, तो जो महर्षि है उसमें गुण संधि होगी, और गुण संधि इस नियम से होगी अर की। अब मैं देखो कैसे, जैसे ये म है और ये हा है, तो इसमें से आ निकाल दिया और इसमें से री ले लिया, इन दोनों से मिलकर के बन गया, इन दोनों से मिलकर के बन गया अर, क्या बन गया, अर। अब जो ह बचा है उसमें लग जाएगा हलंत, क्योंकि इससे आ की मात्रा हमने निकाल ली है, तो ये क्या बचे, मह धन अर, और फिर क्या है, सी, क्योंकि जब भी हम किसी संधि का संधि करते हैं तो सीधी सी बात होती है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ही प्रभावित होता है, बाकी की चीजें यथावत रहती हैं। तो हमारा अब ये जो अ है उसको तो जोड़ लेते हैं हम ह में, क्योंकि ह में हलंत लगा है, यहाँ अ को हम लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसको हम ह में जोड़ लेते हैं। नहीं जोड़ते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और जो र है, र के लिए व्यवस्था यह है कि जिस स्थान पर र उच्चारित होता है उससे अगले, क्योंकि इसमें हलंत लगा है तो ये आधा र है, तो ये अगले वर्ण के ऊपर जा सकता है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो म, ह और अ मिला करके ह पूरा हो गया, र आप आगे ले जाइए और अगले वर्ण के ऊपर बना लीजिए, यह है महर्षि। तो ये जो आपका अर बनता है ये बनता है गुण संधि में, तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि शब्द, इसका सही उत्तर महर्षि शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है रचना के आधार पर ऐसा वाक्य जो दो उपवाक्यों से मिलकर के बना हो, लेकिन दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित न हो। जैसे आपने लिखा, आप अपनी समस्या बताएं, आप अपनी समस्या बताएं, ये तो एक ही वाक्य है, तो इसका मतलब ये तो सरल वाक्य है। आप अपनी समस्या बताएं, तो ये कैसा हो गया, सरल वाक्य, क्योंकि एक ही उपवाक्य है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो इसमें भी एक ही उपवाक्य है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय जहां होते हैं वहां सरल वाक्य होता है। आश्चर्य है कि वह हार गया, आश्चर्य है कि, अब इसमें दो उपवाक्य तो हैं, लेकिन की ने क्या कर दिया, कंटिन्यू। अगर हम की से आगे बोलते नहीं है तो ये अधूरा रह जाएगा, यानी कि दूसरे वाक्य के बिना पहला वाक्य पूरा नहीं हो सकता,
तो इसका मतलब ये है मिश्र वाक्य। और सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें दो वाक्य हैं। देखो, सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा। अगर कोई ये कहे कि सूर्योदय हुआ तो अपने आप में वो भी पूर्ण, कुहासा जाता रहा अपने आप में वो भी पूर्ण, तो इसका मतलब दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। हमने एक अव्यय और द्वारा इन दोनों को जोड़ दिया है। तो जहां पर दो उपवाक्य ऐसे जुड़े हों कि वो अपने आप में स्वतंत्र भी हों और किसी अव्यय द्वारा जुड़े भी हों, तो उसे बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो इसका मतलब इसका आंसर डी सही है, क्योंकि इसमें संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य का चयन कीजिए। सही वाक्य मतलब इनमें से चार में से एक वाक्य सही है, बाकी तीन गलत है। तो इसमें पहला वाक्य जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दूसरे में है जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। तीसरे में है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। और चौथे में है जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसमें वैसे ये वाक्य सही लग रहे हैं व्याकरणिक दृष्टि से, परंतु इनमें शब्दों का चयन गलत है। जैसे इसमें आपका जीवन और साहित्य के बीच होना क्या चाहिए था, घनिष्ठ संबंध। अपार शब्द यहां के लिए ठीक नहीं है, घोर शब्द भी ठीक नहीं है और गंभीर शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि घोर संबंध का मतलब नहीं हो, घनिष्ठ संबंधों के मतलब प्रगाढ़ता को दर्शाने के लिए घनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। गंभीर, आप कहोगे कि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है की जगह घनिष्ठ बीमारी है, तो वो सही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर शब्दों का चयन गलत हुआ। या आप कहोगे उस व्यक्ति को अपार बीमारी हो गई है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये शब्दों के चयन के कारण आपका गलती है। सी इसका सही आंसर है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें ये ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15वां, पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक उपयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में प्रयोग होता है वो होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब वाक्य में जो लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है, जैसे पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक उपयोग होने वाला चिन्ह है, तो इसमें जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाता है, जैसे हमने कहा राम, श्याम, गीता और सीता खेल रहे हैं, तो यहां पर तो हमने फुल स्टॉप लगाया लास्ट में। तो ये जो आपका चिन्ह है यह है अल्प विराम। अर्ध विराम इससे बड़ा होता है, लेकिन अर्ध विराम का उतना उपयोग नहीं होता जितना इसका होता है, यानी कि जिसे हम बार बार कॉमा कॉमा बोलते हैं, क्योंकि इसका वाक्य में सबसे अधिक उपयोग होता है। वो इसका किसी भी हिंदी भाषा में उस चिन्ह के बाद जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प विराम, यानी कि इसका ए उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना का सही अर्थ है। ये एक लोकोक्ति है, घाट घाट का पानी पीना। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जगह जगह जिसने पानी पिया होगा वो क्या करेगा, उसे उन पानियों का ज्ञान भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो जगह जगह जाता है व्यक्ति, उसके जगह जगह के अनुभव में वृद्धि होती है। तो एक तरीके से तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अत्यंत लज्जित होना तो ये कहीं से इसे रिलेट ही नहीं कर रहा है। रोजगार के नए अवसर तलाशना ये भी सही नहीं है, अनेक लोगों से मित्रता होना ये भी सही नहीं है। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है व्यक्ति को अनुभवी होना, क्योंकि उसने दुनिया में ज्यादा चीजें देखी होंगी तो उसके अनुभव सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 17वां, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध, तो ये आपका व्यक्तिक से बना हुआ है। इस शब्द में एक तो ये लिखा है व्यक्तिक, व्यक्तिक तो बोलने से ही लग रहा है कि ये गलत है। ये क्या लिखा है वैयक्तिक, वैयक्तिक ये भी गलत है। ये क्या लिखा है वैयक्तिक,
ये है वैयक्तिक सहायक, यानी कि वैयक्तिक, जैसे हम वैयक्तिक सहायक बोलते हैं, तो इसमें ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि इसकी वर्तनी वैयक्तिक होता है, ना कि अन्य। वैयक्तिक, जैसे हम बोलते हैं ना वैयक्तिक सहायक, उसका पर्सनल असिस्टेंट है तो उसे हम वैयक्तिक सहायक बोलते हैं, तो वैयक्तिक होता है वो, ये अन्य गलत है, तो इसकी वर्तनी ये शुद्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य है? हमारी वर्णमाला में जो आपका स्पर्शी व्यंजन है उनके 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें से पहला तो कंठ है, पहला प्रकार कंठ है, कंठ, यानी कि पहले 5 क वर्ग के सब कंठ होंगे, क क ग घ। फिर उसके बाद अगला जो होता है वो होता है तालव्य, यानी कि तालु से लगते हुए वर्ण है, तो इसमें चौवर्ग होगा, चौवर्ग पूरा तालव्य होता है। उसके बाद अगला जो वर्ग होता है वो होता है मूर्धन्य, टो ठो डो ढो अणु, यानी कि मूर्धन्य का मतलब मूर्धा, जो जीभ की नोक है वो तालु में अकेले टच करे तो उसे हम मूर्धा बोलते हैं, तो टो वर्ग पूरा मूर्धा है। उसके बाद अगला होता है दंत्य, दंत्य मतलब जो दांत को टच करते हैं, तो थ दो धो नो, यानी कि तो वर्ग पूरा, तो थ दो धो नो, अगले 5 के 5, सब में 5 5, तो ये त वर्ग दंत्य होता है। अगला होता है ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब है होंठ, यानी कि प वर्ग, प फ ब भ म। तो पहले 5 इसमें आते हैं, अगले 5 इसमें, क्योंकि एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, गले से फिर उससे बाहर तालु से, फिर उसके बाद मूर्धन्य, फिर दांत, अंत में होंठ, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ स्पर्शी व्यंजनों का समूह बनाया गया है। हमारी वर्णमाला में पहले 25 वर्ण जो क से लेकर के म तक, क से म तक, प फ ब भ म, क से म तक के जो 25 वर्ण होते हैं वो आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उन स्पर्शी व्यंजनों में भी 5 भाग हैं, पहले कंठ के 5, अगले तालु के, फिर मूर्धन्य के, फिर दंत के, फिर ओष्ठ के। तो इसमें से हमारा मूर्धन्य, इसमें से जो है वो आ रहा है ण, टो ठो डो ढो ण, तो ये वाला जो वर्ण है ये मूर्धन्य होगा। चौ इसमें से तालव्य है, थो इसमें से दंत्य है, म इसमें से ओष्ठ है, तो ण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो, किसान शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो खेती करने वाले लोग हैं उन्हें किसान कहा जाता है, तो ये बड़े वर्ग का, एक जैसे लोगों के कई लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सीधी सी बात है कि ये जातिवाचक होगा। तूफान, कोई भी प्राकृतिक घटना का नाम, किसी भी, चाहे वो तूफान हो, वर्षा हो, आंधी हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, कोई भी, किसी भी प्राकृतिक घटना का नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला हिरण, किसी भी जीव जंतु की जो एक प्रजाति होती है उसका नाम जातिवाचक होता है। हिरण, गाय, हाथी, मोर, कबूतर, हम कुछ भी कहें तो वह एक जाति कहलाएगी। मनुष्य, तो ये तीनों ही जातिवाचक है, इसने कहा है जातिवाचक नहीं है। कावेरी शब्द एक नदी का नाम है, एक नदी, कावेरी। जो नाम एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर है कावेरी। अगला क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, दिए गए जो आपके विकल्प है उनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है? सकर्मक का मतलब
जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी आए तो उसे हम सकर्मक बोलते हैं। जैसे इसने लिखा है राजू सदा सोता रहता है, तो राजू सदा सोता रहता है का मतलब हुआ राजू करता है, सोते रहना उसका एक तरीके से सोते रहना उसकी क्रिया है, और सदा इसका क्रिया विशेषण है। ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द है जो इसके सोने रहने का समय बता रहा है। हरीश पढ़ रहा है, हरीश इसमें करता है, पढ़ रहा है क्रिया है। अगले में सतीश इसमें करता है, खरीदना इसमें क्रिया है, केले ये आपकी क्रिया हो जाएगी, खरीदना कार्य हो रहा है, सतीश करता है, तो केले क्या है? केले इस क्रिया होने का माध्यम है। ये क्या है? माध्यम। अगर क्रिया होने का माध्यम है तो उसे बोलते हैं हम कर्म। माध्यम को ही क्या बोलते हैं? कर्म। जैसे इसमें है सीता तेज चल रही है, तो सीता करता है और चलना क्रिया है, तेज उसकी विधि है, यानी कि ये भी क्रिया विशेषण शब्द है, ये माध्यम नहीं है। तो माध्यम एक ही चीज के साथ है, खरीदने के साथ, यानी कि इसका सी विकल्प सतीश ने केले खरीदे में क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो ये हमारे 20 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आगे ऐसे और भी कई तरीके के प्रश्न लेकर के आएंगे।